एंड्रियास। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो पहाड़ों में गाड़ी चला रही होती है और तभी वहां पर लैंडस्लाइड हो जाता है जिससे उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी गाड़ी चट्टानों से नीचे गिर जाती है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसकी गाड़ी चट्टानों के बीच में अटक जाती है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी है। और उसकी किस्मत अच्छी होती है कि एक रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर उसे देख लेता है। जिस हेलीकॉप्टर में रे भी होता है वो एक रेस्क्यू ऑफिसर है, पर जहाँ पर उसकी गाड़ी होती है वो चट्टानों के बीच में फंसी हुई होती है। पहले रे का साथी जाता है लेकिन वो भी वहाँ पर फंस जाता है और अब वो गाड़ी नीचे गिरने वाली होती है। पर इससे पहले कि ऐसा होता, रे खुद नीचे जाकर दोनों को बचा लेता है और इस तरह से सबकी जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें डॉक्टर लॉरेंस को दिखाया जाता है जो क्लास में सभी स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं। दरअसल वो एक सिस्मोलॉजिस्ट है। सिस्मोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के ऊपर रिसर्च करते हैं और वो कई सालों से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं और अपनी रिसर्च के आधार पर वो सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि सन 1964 में इतना बड़ा भूकंप आया था जो कई सारे एटम बॉम्ब्स के बराबर था। वो भूकंप 10 मिनट तक चलता रहा। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ऐसा भूकंप 150 सालों में एक बार जरूर आता है और कैलिफोर्निया की जो सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन है वो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर स्थित है, यानी कि भूकंप के लिहाज से वो सबसे सेंसिटिव एरिया है। अब यहाँ पर कुछ देर बाद इनका दोस्त और इनका कॉलीग भी जो होता है वो डॉक्टर लॉरेंस के पास आता है और बताता है कि हाल ही में एक भूकंप आया है। ये दोनों के दोनों उस भूकंप की तीव्रता और सीरियसनेस को नापने के लिए निकल पड़ते हैं। ये एक बहुत बड़े डैम के ऊपर जाते हैं जहाँ पर इन्हें भूकंप की तीव्रता को नापना होगा और जब ये अपने मीटर से ऐसा कर रहे होते हैं तभी इनके मीटर में अचानक से वेव्स बदल जाती है, यानी कि दोबारा भूकंप आने वाला है। और तभी यहाँ पर एक बार फिर से बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है जिससे डैम टूटने लगता है। डैम के ऊपर जितने भी लोग होते हैं सब के सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। डॉक्टर लॉरेंस का जो साथी होता है वो भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है और तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक बच्ची है। वो उस बच्ची को उठाकर भागने लगता है और जैसे ही वो बच्ची को अपने पार्टनर लॉरेंस के पास फेंकता है वो खुद वहाँ पर फंस जाता है, जिसके बाद वो पूरा का पूरा विशाल डैम मिट्टी की दीवार की तरह ढह जाता है जिसमें डॉक्टर लॉरेंस के साथ ही उसके दोस्त की भी मृत्यु हो जाती है। और अब यहाँ पर रे जो कि एक रेस्क्यू ऑफिसर है उसे घटना स्थल पर आने का मैसेज आता है। वहीं दूसरी तरफ हमें रे की बेटी को दिखाया जाता है जो अब अपनी मॉम के साथ रहती है। दरअसल रे का और उसकी पत्नी एमा का डाइवोर्स हो चुका है और उसकी पत्नी एमा का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम डैनियल है। और इस वक्त रे की बेटी डैनियल के साथ किसी काम से सैन फ्रांसिस्को जा रही होती है और जब ये अपने सफर पर होते हैं तभी रे की बेटी को वहाँ पर एक लड़का मिलता है जिसका नाम बेन है। बेन के साथ उसका भाई भी होता है और बहुत जल्दी इन तीनों की दोस्ती हो जाती है। अब अर्थक्वेक की वजह से डैम के ऊपर जो तबाही हुई थी उसकी खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसीलिए डॉक्टर लॉरेंस के पास एक रिपोर्टर आती है और वो पूछती है कि ये भूकंप कैसे आया। तभी वहाँ पर डॉक्टर लॉरेंस के 2 स्टूडेंट्स आते हैं जो पूरी तरह से घबराए होते हैं। उनके पास कोई रिपोर्ट होती है और जब डॉक्टर लॉरेंस उसे देखते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं। दरअसल सैन एंड्रियास में जहाँ पर प्लेट्स हैं वहाँ पर इस रिपोर्ट के मुताबिक बहुत जल्दी भूकंप आने वाला है और ये भूकंप पूरे शहर में आएगा। पर अब इनके पास इतना भी वक्त नहीं होता कि ये सबको वहाँ से निकाल सकें। पूरा लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और बाकी के शहर इस बात से अनजान होते हैं कि बहुत जल्दी उनकी जान खतरे में पड़ने वाली है। वहीं रे की पत्नी एमा को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में होती है जो कि बिल्डिंग के ऊपर होता है और तभी वहाँ पर सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है। दरअसल अब भूकंप शुरू हो चुका है, यानी कि यहाँ पर इन सब की जान खतरे में है। एमा यहाँ पर सबसे पहले रे को कॉल करती है क्योंकि वो एक रेस्क्यू ऑफिसर है, वो हेलीकॉप्टर में होता है। वो एमा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन अब यहाँ पर बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाती है। एमा को पता है कि रे उसे हेलीकॉप्टर से बचाने के लिए आएगा, इसीलिए वो छत पर जाना चाहती है। पर जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बिल्डिंग का आधा हिस्सा ढह चुका है। लोग ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं, कोई वहाँ पर लटका हुआ होता है। चारों तरफ सिर्फ चीखों की आवाजें होती है। एमा किसी तरह से ऊपर टॉप तक पहुँच जाती है। अब बिल्डिंग का ये हिस्सा भी ढहने लगता है और इससे पहले कि एमा भी इसमें दबकर मारी जाती वहाँ पर रे आ जाता है जो रस्सी से एक नेट को नीचे फेंकता है। एमा उस नेट की तरफ भागती है, पीछे से बिल्डिंग ढह रही होती है और इससे पहले कि पूरी बिल्डिंग ढह जाती एमा उस नेट को पकड़ लेती है। इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर भी बिल्डिंग गिरने वाली होती है लेकिन रे अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है, इसीलिए वो एमा को बचाकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भूकंप की वजह से पूरे शहर में बिल्डिंग्स गिर रही हैं। वहीं हमें सैन फ्रांसिस्को दिखाया जाता है जहाँ पर रे और एमा की बेटी डैनियल के साथ है। ये दोनों के दोनों पार्किंग लॉट से गाड़ी से निकल रहे होते हैं पर अब वहाँ पर भी भूकंप आना शुरू हो जाता है जिससे इनकी गाड़ी के आगे की जमीन ढह जाती है और इनकी गाड़ी वहाँ पर फंस जाती है। डैनियल किसी तरह से वहाँ से निकल जाता है पर वो रे की बेटी को नहीं निकाल पा रहा होता, इसीलिए वो मदद लेने के लिए जाता है। पर जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि सब के सब भाग रहे हैं और इससे पहले कि वो किसी से मदद मांगता वो देखता है कि यहाँ पर चारों तरफ बिल्डिंग गिरने से लोग मारे जा रहे हैं। उसे एहसास होता है कि उसे जल्द से जल्द अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से निकलना होगा, इसीलिए वो रे की बेटी की परवाह ना करके वहाँ से अकेला ही निकल जाता है। वहीं रे की बेटी को दिखाया जाता है जो अब भी गाड़ी में फंसी होती है। तभी वहाँ पर वो लड़का आता है जिसका नाम बेन है, जिससे रे की बेटी की इसी सफर में दोस्ती हुई थी। वो किसी तरह से वहाँ से उसे निकाल लेता है और अब बेन अपने छोटे भाई के साथ और रे की बेटी के साथ इस जगह से निकल जाता है। जिसके बाद रे की बेटी अपने डैड को कॉल करती है और कहती है कि पूरा शहर ढह रहा है। रे अपनी बेटी से कहता है कि तुम
तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में वहाँ से निकाल लूंगा। तुम बस ऊंची जगह में चली जाओ, मैं तुम्हारी मॉम के साथ तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। इसके बाद ये दोनों के दोनों हेलीकॉप्टर से अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं सैन फ्रांसिस्को में दिखाया जाता है जहाँ पर भूकंप के झटके अब बंद हो चुके हैं, सब के सब जा रहे होते हैं। पर तभी डॉक्टर लॉरेंस को पता चलता है कि अभी भूकंप और भी तीव्र गति से आएगा, यानी कि पहले जो भूकंप आया था उससे भी तेज भूकंप आने वाला है और सैन फ्रांसिस्को में एक बार फिर से भूकंप के झटके शुरू हो जाते हैं। इससे बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो जाती है। वहीं डैनियल देखता है कि सब के सब दीवार की आड़ के साथ अपने आप को बचाने के लिए खड़े हैं, उसके पास कोई भी कोना नहीं होता। इसीलिए एक आदमी जो अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के पिलर के साथ खड़ा होता है, डैनियल उसे वहां से हटाकर खुद वहां पर खड़ा हो जाता है, जिससे उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। वहीं रे और एमा को दिखाया जाता है जो हेलीकॉप्टर में होते हैं और तभी इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है जो एक सुपरमार्केट के अंदर चला जाता है। इन दोनों की किस्मत अच्छी होती है कि इनकी जान बच जाती है। ये किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए ये दोनों एक कार से सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं। रे बड़ी स्पीड से कार चला रहा होता है। अभी वो देखता है कि आगे सड़क टूटी हुई है। वो कार की ब्रेक्स लगाता है और जब वो नीचे उतर कर देखता है तो सड़क के बीचों बीच एक बहुत विशाल गड्ढा होता है। अगर ये इस गड्ढे में गिर जाते तो इनकी मृत्यु हो जाती और ये गड्ढा भूकंप की वजह से हुआ है, यानी कि अब ये कार से आगे नहीं जा सकते। रे और एमा इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो रे से पूछता है क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। वो बताता है कि मुझे किसी भी कीमत पर सैन फ्रांसिस्को पहुँचना है जहाँ मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी उसे अपना प्लेन दे देता है और अब रे अपनी पत्नी एमा के साथ प्लेन से सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ता है। वो सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की कोई भी जगह नहीं है। साथ ही उसके प्लेन का अब फ्यूल भी खत्म होने वाला होता है, इसीलिए वो पैराशूट की मदद से एमा को लेकर ऊपर से कूद जाता है। इसके बाद रे एक बार फिर से अपनी बेटी से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि तुम्हें स्टेडियम की तरफ आना होगा, लेकिन स्टेडियम दूसरी तरफ है और अब ये कार से उस जगह नहीं जा सकते। इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो होता है पानी का। ये दोनों के दोनों एक बोट से उस पानी के रास्ते से उस जगह जाने लगते हैं जहाँ पर इनकी बेटी है। ये बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी ये देखते हैं कि बादल बहुत नीचे आ चुके हैं। पर जब ये ध्यान से देखते हैं तो ये बादल नहीं बल्कि एक बहुत ऊंची लहर होती है। दरअसल भूकंप के झटकों की वजह से समंदर में अब सुनामी आ चुकी है। बहुत सारे लोग अपनी बोट्स पर होते हैं और अब ये वापस नहीं जा सकते। सब के सब तय करते हैं कि वो स्पीड से इस लहर को पार कर देंगे और सब लहर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन पानी की ये लहर इतनी स्ट्रांग होती है कि बहुत सारे लोग बोट्स के साथ वहीं पर मारे जाते हैं। किसी तरह से रे अपनी बोट को लेकर लहर के टॉप तक चला जाता है, पर तभी आगे से एक बहुत बड़ा कार्गो शिप आता है जो इनकी बोट को कुचलने वाला होता है। पर ठीक समय पर रे अपनी बोट को लेफ्ट ले जाता है। ये शिप के ब्लेड से कटने वाले होते हैं, लेकिन उससे भी ये बच जाते हैं। पर इस शिप के ऊपर जो बहुत बड़े बड़े भारी कंटेनर्स होते हैं अब वो पानी में गिरना शुरू हो जाते हैं। रे किसी तरह से अपनी बोट को बचाकर यहाँ से ले जाता है, पर पानी की विशाल लहरें उस शिप को अपने साथ बहा कर ले जाती है और सामने होता है गोल्डन गेट ब्रिज, जिसके ऊपर से सभी लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर डैनियल भी होता है और वो शिप गोल्डन गेट ब्रिज से टकराता है और एक कंटेनर डैनियल के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो चुका है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं और अब पूरे शहर में पानी भर चुका है। इस पानी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर रही होती है। वहीं एमा और रे की बेटी को दिखाया जाता है जो बेन और उसके भाई के साथ एक बिल्डिंग में होते हैं, जहाँ पर रे ने इन तीनों को जाने के लिए कहा था, लेकिन अब इस बिल्डिंग में भी पानी आना शुरू हो जाता है, इसीलिए ये और ऊपर चले जाते हैं। और जब पानी शांत हो जाता है तो ये देखते हैं कि तीनों के तीनों फंस चुके हैं, यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। पर अब रे और एमा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इनकी बेटी ने देख लेती है, वो इन्हें आवाज़ भी लगाती है, पर ये दोनों उससे बहुत दूर होते हैं, इस वजह से ये उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते और यहाँ से जाने लगते हैं। और जब ये यहाँ से जा रहे होते हैं तभी एमा देखती है कि उसके हाथ पर बोर्ड पर एक हरे रंग की लेजर लाइट गिर रही है और जब वो पीछे देखती है तो वो उनकी बेटी होती है। लेजर लाइट से इन्हें इशारा कर रही होती है। ये अपनी बेटी को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं, पर इससे पहले कि ये अपनी बेटी तक पहुँचते पानी की एक और लहर आती है जिससे बिल्डिंग धंस जाती है और वो फ्लोर जिसमें एमा और रे की बेटी होती है वो भी धंस जाता है, पानी के नीचे चला जाता है। और अब एमा और रे की बेटी पानी के नीचे एक ग्लास के केबिन के अंदर फंस जाती है। रे अपनी बेटी को बचाने के लिए जाता है और किसी तरह से उस तक पहुंच जाता है। वहीं बाहर से बेन को दिखाया जाता है जो ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये बहुत मजबूत होता है। और जब दूर से एमा ये देखती है तो वो पूरी स्पीड से अपनी बोट को उस तरफ लाती है जिस ग्लास को उसे तोड़ना है और उससे अपनी बोट को टकरा देती है, जिससे वो ग्लास टूट जाता है। इसके बाद रे अपनी बेटी को बोट के ऊपर ले आता है और ये सब के सब बोट के ऊपर बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं। अब पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह रही होती है। जहाँ एक तरफ एमा बोट को निकालने की कोशिश कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ रे अपनी बेटी को जो अब भी बेहोश होती है उसे होश में लाने की कोशिश करता है। जल्दी उसकी बेटी होश में आ जाती है और अब ये सब के सब उस जगह से निकल जाते हैं, यानी कि इन सब की जान बच चुकी है और वो भूकंप जो लगातार कई मिनट से आ रहा था वो भी पूरी तरह से शांत हो चुका है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रेस्क्यू टीम इस जगह पहुंच चुकी है जो यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए आए हैं। एमा और रे को दिखाया जाता है जो अब एक दूसरे के साथ हैं और जब वो गोल्डन गेट ब्रिज
ब्रिज को देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें अमेरिकन फ्लैग दिखता है, जिससे इनके अंदर उम्मीद जागती है कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। इन दोनों के लिए एक दूसरे के दिल में जो गिले शिकवे थे, जिस वजह से इनका डाइवोर्स हो गया था, अब वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।